तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का एपिसोड नंबर 34। और ये सीजन 2 है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड का और सीजन 1 खत्म हो चुका है। पर पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि डायमंड किंगडम के बंदों ने अटैक कर दिया था क्लोवर किंगडम में। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनो बात कर रहा होता है आस्था से और यूनो बोलता है तुम्हारे हाथों को क्या हो गया आस्था? तो आस्था बोलता अरे कुछ नहीं हुआ, ये देख हिल रहा अच्छे से। तो यहाँ पे यूनो बोलता है तू हर बार की तरह अपने हाथ पांव ही तोड़वाता रहता है। और जिसके बाद वो बातें कर रहे होते हैं आपस में तो साइल्फ परी देख के चौंक जाती है कि यूनो मेरी बातों का तो जवाब नहीं देता और इससे बतियाया जा रहा है खड़े खड़े। और जिसके बाद साइल्फ परी गुस्से में यूनो को चिल्ला के बोलती है यूनो क्या कर रहा है तुम, कौन है ये लड़का, और उसका गाल खींचने लगती है। उसके बाद यहाँ पे आस्था समझ जाता है कि ये तो वही साइल्फ परी है जो कि पावरफुल स्पिरिट एनिमल में से एक है। और यहाँ पे यूनो बताता है साइल्फ को कि हम बचपन से पढ़े हैं साथ में, खाया भी साथ में, सोए भी साथ में, नहाए भी साथ में, धोई भी साथ में। और जिसके बाद परी तो फैल जाती है कि क्या सोए भी साथ में, नहाए भी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। और जिसके बाद वहां पे चार्मी टपक पड़ती है और बोलती है ओह मेरे राजू, मेरे प्रिंस, कैसे है तुम, लो तुम थक गए होगे, ये केक खा लो। और जिसके बाद यूनो को ध्यान में आता है कि ये तो वही है जिसने उस दिन ब्लैक बुल्स की साइड से हमको बचाया था। और जिसके बाद चार्मी उसको केक के ऊपर बहुत सारी टॉपिंग डाल के दे देती है। और वहीं साइल्फ चढ़ जाती है कि ये कौन बंदरिया है यूनो के पास, पर इससे मेरे को कोई खतरा नहीं है। पर वहीं यूनो बोलता है अरे मुझे माफ कर दो यार, पिछली बार मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था चार्मी। जिसके बाद जो साइल्फ परी का दिमाग खराब होता है, क्या इसके ऊपर यूनो गिर गया था, कौन है तू बतख सी शकल की। और जिसके बाद यहाँ पे वो बाल खींचने लगती है चार्मी की और चार्मी देख के बोलती है अरे तू कौन है, तेरे को खाने में मजा आएगा। और जिसके बाद वो परी और चढ़ जाती है और बोलती है तुम दोनों यूनो से दूर हट जाओ वरना बहुत मारूंगी। और चार्मी बोलती है अरे कैसे हट जाऊं यार, देखो मैं कितनी सेक्सी हूँ। और जिसके बाद परी उसको बोलती है सेक्सी बुढ़ी है तू बुढ़ी। और यहाँ पे चार्मी का दिमाग खराब हो जाता है। तो साइल्फ और वो लड़ रही होती है आपस में। जिसके बाद चार्मी साइल्फ का पीछे फेंक देती है एक हेडबट मार के। और यहाँ पे चार्मी कांटा चम्मच निकाल लेती है, बोलती है इसको तो तल के खा जाऊंगी अभी का अभी। और उनकी बातें देख के वहां पे फिंडल आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे यूनो पूछता है ये कौन है? तो यहाँ से बताता है ये मेरा सीनियर है फिनरल। पर फिनरल का भाई भी वहाँ टपक पड़ता है और बोलता है ओहो शाहजी दनाल, अरे भैया बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं और मिलेंगे भी कैसे, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने की फिनरल। और यहाँ पे हमको बताया जाता है कि लैंग्रिस वाइस कैप्टन है जो कि गोल्डन डॉन का यहाँ पे छोटा भाई है हमारे फिनरल का भी, और वो दोनों वार्ड फैमिली के बच्चे हैं। पर लैंग्रिस उसका बहुत मजाक उड़ा रहा होता है कि नल्ला कुछ काम कर रही है फिनरल। पर आस्था बोलता है कैसे काम कर रही है, पिछली लड़ाई में इसने ही हमारी मदद करी थी उस बीस्ट मैजिशियन को हराने में, और अपने भाई की थोड़ी इज्जत कर साले। पर आस्था को रोकते हुए फिनरल बोलता है अरे छोड़ो आस्था छोड़ो, इससे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। पर वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो मजाक उड़ाया जा रहा होता है उन लोगों का। जिसके बाद यहाँ पे वो आस्था और चार्मी बोलता है तू मजाक किसका उड़ा रहा, तेरी ऐसी की तैसी। पर फिनरल बोलता है लैंग्रिस तेरे को मेरे को जो बोलना है बोलने, पर मेरे टीममेट को कुछ बोला ना तेरी पैटी बना दूंगा। और जिसके बाद लैंग्रिस बोलता है चुप कर, तेरे से डरता कौन है। पर इतने में ही वहाँ पे एक डायमंड किंगडम का सिपाही अटैक कर देता है शाइनिंग जनरल और बोलता है तेरा सर तो मैं ही काटूंगा लंगरिस लंगड़े। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत सारे सिविलियंस को कैद कर लेता है उसके मैजिक में और बोल रहा होता है अब तू क्या करेगा, मुझे मार नहीं पाएगा तू तेरे काटने वाले स्पेशल मैजिक से। पर लैंग्लिस बोलता है अरे क्यों नहीं मार पाऊंगा, ये लोग मारेंगे तो देश के लिए ही तो मारेंगे, इन सब की भी पेटी बन सकती है। और जिसके बाद वो तैयार हो चुका होता है उन लोगों को मारने के लिए और उस विलन को मारने के लिए भी। पर आस्था बोलता है ओए ऐसा मत कर, तेरी कोई औकात नहीं है, तू इनको बचाने का काम करता है ना कि मारने का, मैं बचाता हूँ इनको। और जिसके बाद यहाँ पे फिनरल, चार्मी और आस्था बिल्कुल तैयार हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। और आस्था भागते हुए जाता है पीछे, चार्मी के मैजिक की वजह से वो ट्रैम्पोलिन बना लेता है और फिनरल उसको स्पेशल मैजिक से डायरेक्ट भेज देता है एनिमी की साइड। जिसके बाद मुंह में फंसी तलवार से आस्था उस एनिमी के मैजिक को काट के नलीफाई कर देता है। और यहाँ पे एनिमी शॉक हो जाता है कि अरे भैया कैसे कर दिया मेरा मैजिक नलीफाई। और जिसके बाद दूसरे अटैक में आस्था उस एनिमी को भी फोड़ देता है, एक नंबर दीवार में भर देता है। और वहाँ पे सब देख के बहरा जाते हैं कि
वाह यार आस्था, तू तो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। और जिसके बाद लैंग्रिस देख रहा होता है वो सब, तो यहाँ पे फिंडल बोलता है, ओए मैं भले ही तेरे को नहीं हरा पाऊँ लैंग्रिस, पर ब्लैक बुल्स एक दिन गोल्डन डॉन को जरूर हराएगा। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यामी और वेंजेंस बात कर रहे होते हैं कि अपना मास्क उतार वेंजेंस, मुझे तेरा चेहरा देखना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंजेंस बोलता है ठीक है हटा लूंगा अपना मास्क, पर तुझे देखना क्यों है? तो यामी बोलता है बस सूरत है क्या, तू हटा ले बस, मेरे को तो देखना है, तू बहुत सस्पिशियस लग रहा है मुझको, और तू पूरा मेल खाता है आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर से, तेरा शरीर, तेरी बातें, तेरी की भी, मुझे तुझ पे पूरा शक है। और मेरा शक गलत तो हो नहीं सकता, हम 10 साल पहले मिले थे है ना बैटल फील्ड पे, और तब से लेके आज तक हम हर बार साथ में ही लड़े हैं इस देश के लिए, तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है अपना मास्क हटाने में मेरे आगे? चल चल जल्दी से चेहरा दिखा अपना। और जिसके बाद वेंजेंस बोलता है ठीक है मैं उतारता हूँ मेरा मास्क, और वेंजेंस उसका मास्क उतारता है तो यामी देखता है उसके चेहरे पे तो एक अजीब सा निशान है। जिसके बाद वेंजेंस उसको बताता है कि ये निशान कोई बैटल फील्ड में नहीं मिला, दरअसल ये निशान एक कर्स है और ये बचपन से ही मुझे मिला हुआ है, मेरा दुनिया का कोई भी जात ये निशान ठीक नहीं कर सकता। मैं बहुत ही रईस खानदान में पैदा हुआ फॉर सेकंड रिलम में, पर मेरे बाप के मरने के बाद मेरे को दूसरे घर का सक्सेसर बना दिया, जहाँ पे मेरे को बहुत क्रूरैलिटी का सामना करना पड़ा। मेरी माँ ने, सौतेली वाली ने बहुत ही अत्याचार किया मुझ पे। तो यामी बोलता है हाँ तो क्या करूँ भैया, सब पे होते हैं अत्याचार तो। पर वेंजेंस बताता है आगे कि जूलियस ने मेरा साथ दिया, जब उसने मेरा मैजिक देखा तो उसने सिर्फ मेरा मैजिक ही देखा, मेरी ताकत ही देखी, ना कि मेरे चेहरे पे तरस खाया और ना ही मेरा मजाक उड़ाया, जिसके कारण मैंने एक ग्रीमोर इस देश की चरणों में सौंप दी और हमेशा इस देश का ही भला चाहा, जो कि आज क्लोवर किंगडम कहलाता है। और यहाँ पे जूलियस ने मुझको एक मार्क्स भी दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मेरा चेहरा देख के मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, पर जूलियस ने एक शानदार मार्क्स दिया मुझको, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और उस दिन मैं बड़ा ही खुश था यामी। जिसके बाद यामी सोचता है हाँ ये स्टोरी तो मेरे को भी पता है, पर इसका चेहरा, इसका बोलने का तरीका, हर चीज मैच करती है उस लीच से। पर मैं अभी इतना बता सकता हूँ कि इसकी बताई हुई बातें झूठ तो बिल्कुल नहीं है, ये जरूर एक कोइंसिडेंस होगा कि मुझे इस पे शक हो रहा है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिंडल आस्ते से बोलता है वातावरण पूरा शांत हो चुका है, लगता है सब हार गए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे यूनो भाई बाद में मिलते हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। फिर से चार्मी यूनो का आके नंबर मांग रही होती है, बोलती है भैया कुछ कांटेक्ट करने की इंफॉर्मेशन तो दो, पर साइल्फ उसका मजाक उड़ा रही होती है और वो लड़ रहे होते हैं आपस में। जिसके बाद यहाँ पे वो तीनों के तीनों ब्लैक बुल्स के मेंबर स्पेशल मैजिक से चले जाते हैं वहां से। यहाँ पे फिनरल बहरा जाता है कि भाई मैंने क्या बोल दिया, अपना स्क्वाड उनके स्क्वाड से आगे कैसे निकलेगा। पर आस्था और चार्मी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो भरपेट खाना ठूसे जा रहे होते हैं। और जिसके बाद फिनरल भी ठूसने लगता है, बोलता है वाह यार ये तो शानदार है, चलो खाते हैं अपन तो। और वहीं हम देखते हैं यूनो और लैंग्रिस की साइड। तो लैंग्रिस यहाँ पे यूनो से बोलता है तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी क्या, उन लोगों के साथ रहने में, कैसे घटिया लोग हैं वो। और यहाँ पे यूनो बोलता है शर्म, मुझे तो 1% की शर्म नहीं आती, वो लोग जैसे भी हैं बहुत ही तगड़े हैं, और मैं और आस्था हम राइवल्स हैं और हम में से कोई एक ही बनेगा विज़र्ड किंग। और जिसके बाद लैंग्रिस और हंस रहा होता है कि क्या शर्म की बात है, तुम जैसे कॉमनर कुछ काम के ही नहीं है, बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लो। पर यहाँ पे यूनो बोलता है हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखते, मैं सबसे पहले गोल्डन डॉन का कैप्टन बनूंगा। तो यहाँ पे लैंग्रिस बोलता है अबे ओ वाइस कैप्टन तो मैं हूँ, तो तू कैसे बनेगा कैप्टन। और जिसके बाद वहां पे आ जाता है क्लाउस और वो दोनों मुंह सड़ा के चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड विज़र्ड किंग को न्यूज दी जाती है मार्क्स द्वारा कि डायमंड किंगडम भाग खड़ा हुआ है। पर विज़र्ड किंग सोच रहा होता है क्या मकसद हो सकता है डायमंड किंगडम का हमारे पे अटैक करने का। और वहीं हम देखते हैं डायमंड किंगडम की साइड, जहाँ पे सारे के सारे मैजिशियंस के जो भी क्लोवर किंगडम में थे मौजूद, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उनका एक बंदा वहाँ के राजा को, और वो नई मैजिक नाइट की टीम तैयार करने में लग जाता है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे क्रिम्सन का कैप्टन लेटा हुआ होता है अधमरा, और वहीं वहाँ पे यामी आस्था को उठा के ला रहा होता है और बोल रहा था चल वे तेरा इलाज करवाता हूँ, ढोर भागता रहता है इधर से उधर, जानवर है क्या तू। और जिसके बाद यहाँ पे वो डॉक्टर के सामने ले जाता है यामी उसको, जहाँ पे वो बोलता है डॉक्टर यामी तुम आ गए, लगता है नया पेशेंट लाए हो मेरे लिए, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे यामी बताता है कि ये सबसे पावरफुल डॉक्टर है हमारे क्लोवर किंगडम का, और इसका मैजिक इतना पावरफुल है कि किसी को किसी भी जख्म की रिकवरी करा सकता है ये, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट देता है विज़र्ड किंग को। और जिसके बाद यहाँ पे वो तारीफ कर रहा होता है
है कि आस्था, मुझे तो पता है तुम्हारे बारे में यार, तुम्हारे पास तो शानदार तरीके का जादू है, कोई जादू ही नहीं है तुम पे। और जिसके बाद यामी जुआ खेलने चले जाता है और बोलता है आज तो जीत कर ही आऊंगा कुछ भी हो जाए। और वही हम देखते हैं कि डॉक्टर इलाज चालू कर देता है हमारे आस्था का उसके वाटर रिकवरी स्पेशल मैजिक से। जब वो उसके जख्म को देखता है तो बोलता है यार ये तो बहुत ही खतरनाक जख्म है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इंजरी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। पर इंजरी ठीक करते समय और यहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है आस्था मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि फिनरल भी वहीं मौजूद होता है और वहां से वो कमरे के बाहर से जा रहा होता है। तब देखता है वाह यार ये कौन सा मैजिक है, चलो चल के देखता हूँ। और वो बातें पूरी सुन लेता है उस डॉक्टर की और आस्था की। और वो बातें सुन के फिनरल भी पूरा अचंभित रह जाता है कि ये क्या बोल दिया इस डॉक्टर ने आस्था के बारे में। और जिसके बाद आस्था का इलाज खत्म हो चुका होता है और बाहर मिलता है उसका फिनरल। जिसके बाद फिनरल बोलता है आस्था हो गया तुम्हारा इलाज, चलो हम भी अब चलते हैं। यामी कैप्टन भी आ गए और यहाँ पे यामी कैप्टन बोलता है आज का दिन तो मस्त था, देखो कितना सामान लूट के लाया हूँ मैं जीत के, सॉरी चलो चलते हैं फिनरल। और जिसके बाद वो यहाँ पे चले जाते हैं उनके बेस की साइड पर। फिनरल कुछ सोच रहा होता है मन में और यहाँ पे यामी बताता है कि हमने जितने भी काला कांडी करे थे ना, हमारे सारे नेगेटिव स्टार पॉजिटिव हो चुके हैं, इस वजह से मैं आज मीट लाया हूँ, हम पार्टी करेंगे। और सब के सब बड़े ही जोश में जाते हैं और खूब मस्ती मजे मार रहे होते हैं, दबा के मीट खा रहे होते हैं एक दूसरे की साइड। और यहाँ पे लक बोलता है और मैग्ना इस मीट के लिए मुझसे लड़ेगा क्या? तो मैग्ना बोलता है भाग यहाँ से, खान दे मेरे को। और वेनिसा भी मस्त पी रही होती है लपक के वाइन और गोल्डन तो मन में बकड़ बकड़ कर रहा होता है, उसकी बात है कोई को समझ नहीं आ रही होती। पर नोएल बोल रही यार आस्था तुम्हारे हाथ टूटे तो क्या मैं तुमको खाना खिला दूं? पर आस्था तो बोलता है अबे देख मैं पैर से खाना खा रहा हूँ। और जिसके बाद नोएल उसको हवा में उड़ा देती है और यामी बोलता है ओए फिनरल कोई सा जादू दिखा मेरे को। और फिनरल उसका टाइम पास वाला जादू कर रहा होता है जिसपे यामी दांत फाड़ के हंस रहा होता है और चार्मी भी मस्त तरीके का जादू दिखा रही होती है, बोलती देखो खाना खाया आप। और जिसके बाद हम देखते हैं यामी बोलता है ढंग के जादू दिखा ना पेटी बना दूंगा। ग्रे से बोलता है ग्रे जल्दी से जादू दिखा। और ग्रे यहाँ पे मोटा भाई का रूप ले लेती है। यहाँ पे सभी बहुत हंस खेल रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है उनको। पर शाम के टाइम आस्था बोलता है अरे भाई लोग मैं अब थोड़ा थक गया हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ, ठीक है ना, गुड नाइट। और जिसके बाद मैग्ना बोलता है ठीक है चल जाओ आस्था चल जाओ। पर सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आस्था आज कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, क्या हुआ आस्था के साथ। और जिसके बाद यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार आस्था को क्या हो गया। पर यहाँ पे फिनरल बताता है कि आस्था को कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। दरअसल जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो यहाँ पे डॉक्टर ने उससे बोला कि जो उसके हाथों पे वो जादू से निशान आए हैं ना, वो जख्म वो कभी ठीक नहीं होंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो एक खतरनाक कर्स द्वारा आए हैं और वो कर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका इलाज ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो पुरातत्व मतलब एंशिएंट मैजिक में से एक है। और यहाँ पे यामी बोलता है कर्स, अच्छा तो वो क्लोवर किंगडम का सबसे तगड़ा रिकवरी मैजिशियन ये बोल रहा है तो ये बड़ी बात ही होगी। और जिसके बाद सब के सब वहाँ पे दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं आस्था के साथ ही क्यों, उस पे कोई जादू पहले से ही नहीं था, इतनी मेहनत करता था और अब उसके हाथ भी खराब हो चुके हैं, अब वो क्या करेगा वो। ऐसे ही रात हो जाती है और आस्था अकेला पत्थर पर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं तलवार भी नहीं उठा पाऊंगा कभी, क्या करूं। और उसके पीछे पूरा के पूरा ब्लैक बुल्स का स्क्वाड भी बैठ के उसको देख रहा होता है चोरी छुप के। वो सोच रहा था ये क्या हो गया आस्था बेचारे के साथ। पर आस्था बोलता है अबे कैसे हो गया ये, मैं हार मानूंगा क्या, मेरे को कौन हराएगा, कुत्ते कमीने, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि कभी भी मेरे को हरा सके। अगर मेरे हाथ नहीं चले तो मैं मुंह से तलवार चलाऊंगा पर कभी हाथ नहीं मारूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। और ये सारी बातें सुन के सारे का सारा ब्लैक बुल्स का स्क्वाड बड़ा ही खुश हो रहा था कि आस्था वाह यार तू कितना पावरफुल है, तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है फिर भी तू हार नहीं मान रहा अभी भी। आस्था बोलता मुझे डिप्रेस होना ही नहीं है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ चाहे ये हाथ हो या ना हो, कल से स्पेशल ट्रेनिंग चालू कर दूंगा मैं मेरी। और जिसके बाद सब के सब यहाँ पे कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं और ऐसे में ही वेनिसा सोच रही होती है मैं कैसे भी करके आस्था के लिए शानदार जड़ी बूटी लेके ही आऊंगी जिससे उसके हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और वही दूसरे दिन की सुबह आस्था उठता है, बोलता है गुड मॉर्निंग, कोई सब लोग कहाँ गए कैप्टन यामी। तो कैप्टन यामी तो पेपर पढ़ रहा होता है और आस्था सोचता है शायद सब लोग सो रहे होंगे अभी तक। पर वो यहाँ पे की महसूस कर लेता है किन्हीं लोगों की और वो लोग रहते हैं नोएल और फिनरल। जिसके बाद नोएल और फिनरल बात कर रहे होते हैं कि यार मजा आ गया, मैंने सब लोगों को अपनी अपनी जगह भेज दिया है, अब तुम और मैं बचे हो, तो अब हमको जड़ी बूटी कैसे लानी है आस्था के लिए तुम बताओ। तो ये बातें सुन लेते
होता है उनकी आस्था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्ना और लक एक जगह पहुंच जाते हैं और वो जगह रहती है फॉरसेकन रिलम, जहाँ पे अजीबो तरीके का मैजिक मिल सकता है उनको। और वो एक केव के अंदर घुसने जा रहे होते हैं फॉरसेकन रिलम में। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे गाउच और गॉर्डन बड़ी सी रॉयल लाइब्रेरी में यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे होते हैं कि कैसे आस्था के वो घाव, वो कर्स एंशिएंट वाला ठीक कर सके। और पहली बार अपने जीवन में गाउच उसकी बहन के लिए बुक ना लेके आस्था के लिए बुक पढ़ रहा होता है और बोलता है मारी को बहुत बुरा लगेगा अगर मैंने आस्था को इलाज नहीं करा तो। और वहीं तीसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्मी और ग्रे साथ में जंगल में सैर कर रहे होते हैं और कोई सी तगड़ी जड़ी बूटी ढूंढने निकले होते हैं यहाँ पे आस्था भैया के लिए। और चार्मी भी उसका भुक्कड़पना हटा के सिर्फ जड़ी बूटी पे ही फोकस करती है, पर एक मगरमच्छ अटैक कर देती है उनपे और यहाँ पे वो उसको लपेट के रख देती है उसके कॉटन मैजिक में और बोलती है चलो जड़ी बूटी ढूंढेंगे। और वहीं आस्था उनकी बातें सुन रहा होता है कि हम कैसे भी कार्टून हो पर उस बंदे के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे और वो जड़ी बूटी लेके आएंगे नोएल। तो नोएल बोलती हाँ वो कैसा भी नल्ला गिल्ला हो पर वो अपना दोस्त है, अपन उसके लिए जड़ी बूटी जरूर लाएंगे। और यहाँ पे वो लोग लपक के तारीफ कर रहे होते हैं कि कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो आस्था सबसे पहले आगे खड़ा होता है, चाहे उस पे मैजिक हो या ना हो, कभी हार नहीं मानता वो। और यही उसका मैजिक है। और हम उसकी पुरानी फाइट्स देख रहे होते हैं कि कैसे हर बार आस्था ने ही सबको बचाया एक एक करके। तो नोएल बोलती है आस्था ही मेरे को ताकत देता है लड़ाई के समय और अब हमारी बारी है कि हम उसके लिए लड़े। और आस्था ये बातें सुन के मस्त तरीके से रोते रोते बाहर चल जाता है और सोच रहा होता है वाह भगवान, मैं तुझे कोसता रहा कि तूने कभी मुझको जादू क्यों नहीं दिया, 1 सेकंड का भी जादू, 1% का भी जादू क्यों नहीं, पर तूने जादू से भी अच्छी चीजें दी है मुझको भगवान, तूने मेरे को दोस्त दिया है और वैसे दोस्त सबको मिले। और वही यामी सोचता है साले मेरी तो सुनते नहीं है, पर बढ़िया है अपने दोस्तों का तो काम करते हैं, मजा आएगा। और जिसके बाद फिनरल बोलता है चलो नोएल अब अपन दोनों भी कहीं चलते हैं। तो नोएल बोलती भाग जा यहाँ से, तेरे साथ नहीं जाऊंगी कहीं, चल मेरे को एक जगह पता है, तू मेरे को वहाँ छोड़ दे और फिर निकल जाना अकेले जहाँ जाना है वहाँ। तो फिनरल बोलता है चलो तो भैया चलते हैं वहीं। और जिसके बाद वेनिसा की बात कर रहे होते हैं कि वेनिसा सबसे पहले निकल गई थी खोज पे जड़ी बूटी की, शायद उसको कुछ ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फिनरल और नोएल यहाँ पे एक जगह पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज होती है आ जाओ रे अंदर ही हूं मैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक लाल वाला बंदा मस्त नहा के बाहर निकला होता है, बोलता है अरे भैया मैं तो अभी निकला हूँ। और नोएल उसको उड़ा देती है क्योंकि वो बिना कपड़ों के रहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सारे एनिमे देखो भाई मेरे, क्योंकि रीच थोड़ी डाउन हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।